हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे इस फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में स्वागत है। मैं नैनिमा रघुवंशी इस वीडियो से थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी को स्टार्ट करते हुए एनईपी के अकॉर्डिंग का जो सिलेबस है, जिसमें हम सारे यूनिवर्सिटीज़ को महात्मा गांधी काशी यूनिवर्सिटी, उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, यूपी कॉलेज, सुधाकर महिला, हरिश्चंद्र, जितने भी कॉलेजेस हैं, डॉक्टर घनश्याम सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन या जो भी हैं, वो सारे कॉलेजेस इसके अंडर आते हैं। ये एनईपी का सिलेबस है जो आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड सेमेस्टर है, हाँ, जो भी सेमेस्टर, अब तो हमारे एग्जाम सेमेस्टर वाइज हो गए। इसमें आपको पता है कि 75% जो है, 75 मार्क्स जो हैं वो आपको एग्जाम पे थ्योरी बेसिस पे मिलेंगे। 25 जो हैं वो इंटरनल बेसिस पे हैं। इंटरनल में जो भी आपके प्रैक्टिकल्स, वाइबा, जो भी चीज़ें होंगी, और जो थ्योरी बेसिस है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो भी आपको एग्जाम के पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी इतना पता है कि थ्योरी जो है वो 75 मार्क्स का है और इंटरनल जो है वो 25 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को रखिए। हम आपके सपोर्ट में हैं। आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी हेल्प चाहिए, 24/7 मैं और मेरी टीम आपके लिए अवेलेबल है। जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें हमको पूरी चीज़ें, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होती हैं, उन प्रोसेस के बाद भी क्या कोई प्रोसेसेस होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको एक छोटा सा टर्म है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा की नॉलेज आपके पास हो। मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोग जानते भी होंगे, बट हमें सबको लेके चलना है। तो मैं एक बार बहुत शॉर्ट में सेंट्रल डोग्मा, क्योंकि हम एक्सप्लेन पूरा तो नहीं कर सकते, बहुत बड़ा है सेंट्रल डोग्मा, तो हम शॉर्ट में एक सेंट्रल डोग्मा का आपको आइडिया देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा है क्या? सेंट्रल डोग्मा देखिए क्या होता है। डीएनए, ठीक, हमारे पास डीएनए, आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दो तरीके के होते हैं डीएनए, आरएनए। डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। वहीं आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए के पास 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ये डीएनए के पास होता है। वहीं अगर आरएनए की बात करें तो इसके पास भी एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, लेकिन थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है? यूरासिल आ जाता है। थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है? यूरासिल आ जाता है। दोनों के पास दो होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। उसी प्यूरिन पिरिमिडीन के ये चारों टाइप्स हैं। ये डीएनए जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। और ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन इसमें होते हैं। इसमें भी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, बस थाइमिन की जगह पे यूरासिल आ जाता है। क्या हो जाता है? थाइमिन की। दोनों ये जो जेनेटिक मटेरियल है इनके बारे में हम एक शॉर्ट ले लिए। अब हमें जानना है कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। क्या है? सेंट्रल डोग्मा के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अब देखिए क्या होता है, कोई भी सेल डिवीजन होती है, अगर हम किसी सेल की बात करते हैं तो हम बहुत बार ये चीज़ें बता चुके हैं, आज फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सेल टेढ़ी हो गई ना, इसको फिर से देख लेते हैं। तो ये न्यूक्लियस होता है किसी भी सेल में, और इसी न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब क्या? वो डीएनए या आरएनए हो सकता है। तो अगर हमें कोई सेल को डिवाइड करना होता है तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन क्यों होता है भाई? अगर कोई नई सेल बन रही है तो ऐसा तो नहीं कि वो बस बन गई। जो काम ये सेल कर रहा है वो काम उस सेल को भी तो करना होगा। तो जब काम करने के लिए जो मशीनरी इसके पास है वही मशीनरी उसके पास भी तो होना चाहिए।
इसके पास न्यूक्लियस है भाई, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स हैं। तो ये सारी चीजें जो एक नया सेल बन रहा है उसको भी तो चाहिए काम करने के लिए, नहीं तो उसके बनने का मतलब ही क्या हो जाएगा, जब वो कोई काम नहीं कर सकता तो उसको भी चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, किसी भी सेल का डिवीजन होने से पहले इसके अंदर जो चीजें हैं लाइक क्रोमोसोम, डीएनए, इन सब की कॉपिंग होती है। ये सब अपने कॉपी बनाते हैं, नंबर मतलब अपने आप को रेप्लिकेट, जैसे हम जेरोक्स कॉपी कराते हैं ना, उसी तरीके से ये भी अपना जेरोक्स कॉपी बनाते हैं। बना के ये जेरोक्स नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब मॉडिफिकेशन चाहिए होता है तो उसमें कुछ चेंजेस रहती हैं, ठीक। मतलब ये अपने आप को कॉपी करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, ताकि जो नई सेल्स बन रही हैं उसके अंदर भी वो सारी मशीनरी जा सके, ठीक है, उसके अंदर भी ये सारी मशीनरी जा सके। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए डीएनए है, तो जब डीएनए क्या होगा, डीएनए से रेप्लिकेशन की एक प्रोसेस होगी और क्या बनेगा, मतलब डीएनए से जब डीएनए ही बनाना होगा तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट हो रहा है, वो अपना रेप्लिका बना रहा है, मतलब अपनी जैसा ही बना रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, डीएनए से स्टार्ट हो रहा है, डीएनए पे खत्म हो रहा है, दैट मीन्स क्या, डीएनए से डीएनए ही बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस डीएनए से अगर हम प्रोटीन मतलब आरएनए, आरएनए बना रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से डीएनए ही जब बन रहा है तो वो कहला रहा है रेप्लिकेशन, और वही डीएनए से जब एक आरएनए बन रहा है तो वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन कहला रहा, ठीक है, आप एमआरएनए क्यों लिखी हैं, क्योंकि जो आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद, वो कौन सा आरएनए बनता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। उसी के पास सारे मैसेजेस होते हैं जिससे आगे काम करना है, तो उसको हम एमआरएनए ही कहते हैं, ठीक है, जो आरएनए बनता है। अब क्या है, इस आरएनए बन गया, अब क्या करना है, एक प्रोटीन बनाना है। इससे कोड हुआ, जैसा इंफॉर्मेशन डीएनए के पास था, अगर डीएनए ही बनाना है तब तो बात ही अलग है, रेप्लिकेशन होके ये एज इट इज डीएनए बन गया। लेकिन डीएनए से जब एमआरएनए बन रहा है तो जो इंफॉर्मेशन इसके स्ट्रैंड पे होगा उस इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हुए थाइमीन की जगह पे यूरेसिल को लाते हुए एक एमआरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आफ्टर दैट जब एक एमआरएनए बन जाता है, अब उसके पास वो सारे मैसेजेस हैं जिससे वो एक प्रोटीन को कोड कर सकता है। हम कहते हैं ना कि जैसा प्रोटीन हमारी बॉडी कोड करती है वैसा ही हमें मॉर्फोलॉजी हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। किसी के बाल कर्ली हैं तो वो प्रोटीन की वजह से, किसी के बाल स्ट्रेट हैं तो वो उसी प्रोटीन की वजह से, ठीक है। तो अब इसके पास जो मैसेज है उससे क्या होगा, उसी रिगार्डिंग, मतलब जैसा मैसेज है वैसा प्रोटीन बनेगा। और अगर एक सिंपल बात करें, सिर्फ एक नॉर्मल जनरल बात कि एमआरएनए से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। वही एमआरएनए से डीएनए बनता है तो इसको हम कहते हैं आरटी, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरटीपीसीआर का नाम कोविड में लॉकडाउन के टाइम पे सबने सुना होगा कि भैया कोविड है कि नहीं है, टेस्ट कराने के लिए चलो आरटीपीसीआर कराओ, आरटीपीसीआर कराओ। आरटीपीसीआर इज व्हाट, आरटीपीसीआर क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यही है, क्योंकि कोरोना इज वायरस तो उसका जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो आरएनए होगा, लेकिन उसको डिटेक्ट करने के लिए हमको पहले उसको डीएनए में कन्वर्ट करना होगा। तो जो प्रोसेस होगी वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब अभी क्या हो रहा था, डीएनए से जब आरएनए बन रहा था वो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, अब वही प्रोसेस उल्टा चल रही है। क्या हो रहा है,
उल्टा चल रहा है तो रिवर्स हो गया, तो उसी को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो पूरी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। क्या है? यही जो प्रोसेस है यही कहलाती है सेंट्रल डोग्मा। पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेस जो है, कोर जो है, वो यही सेंट्रल डोग्मा है। जिसको ये सेंट्रल डोग्मा आ गया, पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गई और वो बायोटेक्नोलॉजी भी अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो जो आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है वो इन्हीं सारी चीज़ों के इर्द गिर्द है। इसके लिए मुझे ये सही लगा कि पहले मैं आपको एक ही शॉर्ट ओवरव्यू सेंट्रल डोग्मा का दे दूं। अब चलिए आते हैं सिलेबस पे। पहली यूनिट जो है वो देख लीजिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर मैं सेंट्रल डोग्मा नहीं बताती तो जिसको पता था ओके, जिसको नहीं पता था वो पहले यही सोचता कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना। तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, ठीक है, जीन जो होता है उसका फाइन स्ट्रक्चर मतलब उसकी पूरी डिटेल स्टडी हम करेंगे कि क्या है जीन का जो स्ट्रक्चर है, उस पे कौन कौन से लोकाई पे क्या क्या है, क्या वो सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। फिर आएगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्रोकैरियोट्स का अलग होता है, यूकैरियोट्स का अलग होता है। ठीक है, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मशीनरी। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करानी है तो कुछ फैक्टर्स होंगे ना, जैसे इनिशिएशन फैक्टर्स, इलोंगेशन फैक्टर्स, टर्मिनेशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट तो हो गया, अब वो पूरे चेन पे रन करना चाहिए, तो इलोंगेट कैसे होगा, ये सारी चीजें ये हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जैसे उसमें सिग्मा फैक्टर रहेगा, कोर पार्टिकल्स रहेंगे, फिर रो फैक्टर आएगा जो टर्मिनेशन फैक्टर रहता है। ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। और उसकी मशीनरी की मतलब वो कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक, कौन किससे कंबाइन हो रहा है तो क्या बन रहा है। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें इसमें होती हैं, जैसे रेप्लिकेशन में भी हम अगर डीएनए के देख लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसमें देखना पड़ता है प्रबनाउ बॉक्स, हॉगनस बॉक्स कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ पे जाके पहले इनिशिएशन फैक्टर बाइंड अप करता है। उसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन में भी है, वो पहले देखते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उसको जो सिग्मा फैक्टर होगा, जो इनिशिएशन फैक्टर होगा, वो पहले उस एरिया को खोजेगा कि भाई हम कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। उस एरिया पे जाके बाइंड होगा तो उसके और भी जितने सब होंगे वो आके उससे एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर वो चेन पे धीरे 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 आगे बढ़ेगा, उसको रीड करता हुआ उस हिसाब से आरएनए की एक चेन बनती जाएगी, एमआरएनए की। फिर जहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ जाएंगे तो वहाँ पे वो रुक जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वहाँ पे क्या आएगा, टर्मिनेशन फैक्टर आएगा, वो उसको कहेगा बस रुक जाओ, अब आगे नहीं बढ़ना है, आगे काम ही नहीं करना है, इतना ही चाहिए था। ठीक, तो वहाँ पे वो रुक जाएगा और वो अलग हो जाएगा और हमें एक एमआरएनए की स्ट्रैंड मिल जाएगी। आफ्टर ऑल ट्रांसक्रिप्शन यही था, डीएनए से एमआरएनए के स्ट्रैंड को पाना, बनाना। ठीक, फिर वही होगा फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जो सारी चीजें मैंने अभी अभी बताई। फिर इनिशिएशन होगा, स्टार्ट होगा प्रोसेस, इलोंगेशन होगा, चेन पे रन करेगा प्रोसेस। जैसे क्या रन करेगा, क्या मान लीजिए एक डीएनए की स्ट्रैंड है, सिंगल नहीं होती, डबल होती है। मान लीजिए एक डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है, ए टी टी सी जी जी सी। अब यहाँ पे एमआरएनए जो बन रहा है वो ए की जगह पे यू आ जाएगा, टी की यहाँ नहीं, ए सी की जगह पे जी, ऐसे ऐसे करते हुए एक एमआरएनए के स्ट्रैंड। तो यहाँ से अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो वो पूरा यहाँ तक तो जाएगा। यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो इनिशिएशन में आ जाएगा कि खाली स्टार्टिंग हुई है। फिर यहाँ से यहाँ जब ये पूरा रन करेगा तो वो इलोंगेशन में आ जाएगा। अब मान लीजिए ये और खुलता जाता और होता जाता, लेकिन कहीं पे तो स्टॉप कोडॉन होगा ना, कहीं पे तो स्टॉप कोडॉन होगा, वहां पे आके वो रुक जाएगा और वहीं से वो चेन जो होगी वो टर्मिनेट कर दी जाएगी और रोक दी जाएगी, टूट के अलग हो जाएगी, वही हो गया। तो अब ये सारी जो प्रोसेस हो रही है ट्रांसक्रिप्शन की, वो हम प्रोकैरियोट्स में भी देखेंगे और यूकैरियोट्स में भी देखेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कुछ चीजें अलग हैं, यूकैरियोट्स में कुछ चीजें अलग हैं। तो जब हम इस सिलेबस को पढ़ेंगे तो हम सबका अलग अलग देखेंगे। फिर सेकंड यूनिट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन हुआ मतलब आरएनए बना, अब ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा, मतलब इसमें क्या होगा, प्रोटीन बनेगी।
आरएनए बन गया, अब प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन के लिए हमको सबसे पहले जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो 64 कोडॉन्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। 2 टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। 70S जो 60 और 40S, S स्टैंड्स फॉर सेडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, डिटेल हम सारी चीजों को कवर करेंगे। अभी मैं आपको एक सिलेबस के थ्रू बस ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, 70S 30S सॉरी 70S और 60S दोनों के बारे में, 80S के बारे में पढ़ेंगे। फिर ट्रांसलेशन में क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। भाई हमें ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना तो पता तो होना चाहिए कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फिर क्या होता है ट्रांसलेशन के लिए, ऐसा नहीं कि ऐसे बस हो गया, नहीं, इसमें क्या होता है mRNA जो बना उसके पास जो है मतलब जो भी नॉलेज है, तो आरएनए 3 टाइप के होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA। तो tRNA जो होता है, tRNA का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। इसको हम कहते हैं कोडॉन लूप, एंटी कोडॉन लूप। यहीं पे क्या होता है, मान लीजिए UAG, यहाँ पे जेनेटिक कोड प्रेजेंट है। तो जैसा जेनेटिक कोड यहाँ नीचे प्रेजेंट होता है वैसा ही अमाइनो एसिड आके इसके ऊपर बाइंड होता है। और इसके ऊपर जब बाइंड हो जाता है, जैसे हम नहीं देखते काम करने के लिए सर पे ईंटें लेके जाते हैं, तो ये tRNA क्या करता है, अब जैसा उसके पास रहता है जेनेटिक कोड वैसे को ही ले जाता है। और जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो वहाँ पे राइबोसोम जो रहता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत हौच पौच हो गया ना, ये जो स्ट्रैंड रहेगा mRNA का, इस पे राइबोसोम बाइंड किया रहेगा और यहाँ पे 3 साइड, एग्जिट साइड, A साइड, P साइड ऐसे होता है, और वो tRNA वही लेके आएगा, यहाँ पे बाइंड कराएगा उसको। फिर दूसरा आएगा वो बाइंड कराएगा, ये जाके इसके ऊपर बाइंड होता है। ऐसी ही प्रोसेस चलती है जिससे हमें पूरा प्रोटीन की एक चेंज, प्रोटीन इज व्हाट, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब अमाइनो एसिड ढेर सारे जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ठीक है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड ही होता है प्रोटीन, तो वही काम ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस में होगा। इस सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या होगा, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। जैसे ट्रांसक्रिप्शन 3 फेज में है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, वैसे ही ट्रांसलेशन भी 3 पार्ट में है। पहले उसका इनिशिएशन होगा, फिर एलोंगेशन होगा, फिर टर्मिनेशन होगा, और ये भी हम दोनों में देखेंगे, प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। ठीक है, दोनों में देखेंगे। फिर 3rd यूनिट जो है हमारी, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन मतलब इन प्रोकैरियोट्स लैक एंड ट्रोपोपर्सन्स इन ई कोलाई में लैकोप्रोन वगैरह की जो जीन एक्सप्रेशन, मतलब जो जीन एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है। ट्रिप्टोफैन मेथड होता है, लैकोप्रोन होता है, ये सारे मेथड से हम देखेंगे। फिर ये क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, वो प्रोकैरियोट्स में, फिर उस चीज को हम यूकैरियोट्स में देखेंगे। फिर रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फिर ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे क्या हो रहा है। हमने बताया कि हाँ ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन हो रहा है, बट उतना ही काफी नहीं होता है। ट्रांसक्रिप्शन हो जा रहा है या ट्रांसलेशन हो जा रहा है तो उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में पानी आ रहा है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो जो पानी हमें आ रहा है डायरेक्ट सबमर्सिबल का ले रहे हैं या जिसका भी ले रहे हैं, बोरिंग का ले रहे हैं, तो जो डायरेक्ट आ रहा है उसको एज इट इज हम यूज कर ले। एक प्रोसेस होता है कि भाई हम अपने घर में आरओ लगा देते हैं कि नहीं, हम बहुत हाइजीनिक हैं, हम आरओ वाला पानी पीते हैं, हम मिनरल वाटर पीते हैं, तो क्या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो रही है ना, तो वही काम यहाँ पे एज इट इज बन के तो आ गया। ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक mRNA की स्ट्रैंड तो आ गई, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमारे यूज की नहीं होती है। तो हमारा बॉडी कहता है कि हम एक्स्ट्रा वेट लेके चले ही क्यों हम एक्स्ट्रा काम करें, एक्स्ट्रा मेहनत, तो उसको ट्रिम करके हम निकाल देते हैं। ठीक है, उसको ट्रिम करके हम निकाल देते हैं, जो कहलाता है PTM, मतलब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसमें आते हैं 3 प्रोसेस, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडेनाइलेशन और RNA एडिटिंग। RNA को एडिट करके मतलब एकदम सेट कर दिया, फिट कर दिया, नाउ रेडी टू यूज। ठीक, अब हमारी बॉडी को उसको बस एज इट इज यूज करना रहेगा, फिर कोई प्रोसेस एक्स्ट्रा नहीं करना रहेगा। फिर 4th यूनिट में आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकेंड।
ठीक, इसमें क्या है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड प्रोटीन फोल्डिंग एटसेट्रा। इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशनल लेवल पे, मतलब जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है तो क्या क्या रेगुलेशंस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मेथड है, मतलब जो प्रोटीन बन रहा है, बन की एक चेन निकल जा रही है, लेकिन उसकी थोड़ी स्प्लाइसिंग होगी, कटिंग होगी, मतलब काट छाट करके इसको एक परफेक्ट बनाया जा रहा है। तो उस टाइम पे सारी, फिर उस प्रोटीन को ऐसा तो नहीं कि अब अगर हम अपने बॉडी के सारे डीएनए को निकाल दो तो यहाँ से हम धरती से हम जाएं, मून की पता नहीं जाने कितने चक्कर लगा सकते हैं। तो उतना बड़ा अगर इस छोटे से बॉडी में आया हुआ है तो काफ़ी उसको मतलब एक कॉम्प्लेक्स वे में फोल्डिंग की गई होगी, तब तो वो हमारी बॉडी के अंदर है। तो उसकी फोल्डिंग कैसे होती है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कैसे होती है, कैसे उतने लंबे स्ट्रक्चर को फोल्ड करके इतने कॉम्पैक्ट वे में, इतने छोटे से में एडजस्ट किया गया है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, जिस प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। जीन साइलेंसिंग या RNAi, RNAi इज व्हाट, RNA इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है, जीन साइलेंसिंग में क्या है कि हम किसी न किसी जीन को साइलेंस कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, उसके इफेक्ट उसको मतलब ऐसा कर देते हैं कि वो अपना इफेक्ट ही नहीं शो कर पाता है। इसके अलग अलग मेथड है। RNA इंटरफेरेंस भी लगभग उसी तरीके का है, इंटरफेयर करता है कि नहीं। मान लीजिए क्या होता है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड है, अगर हम उसको डबल स्टैंडर्ड में करवा दें तो वो फंक्शन नहीं कर सकता है। तो कुछ ना कुछ उसमें हम ऐसा इंटरफेरेंस कर देंगे जिसकी वजह से वो फंक्शनल नहीं होगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब जिससे हमको डर रहेगा कि हाँ भैया ऐसा है कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए हम ये सारे मेथड्स को यूज कराते हैं जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर 5th यूनिट जो है हमारी वो है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, इसमें क्या करना है, हमको माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। हमको पता है कि साइंस की स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप कितना जरूरी है। जब तक एक बढ़िया हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आ गया था, चीजें हो रही थी बट उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। बहुत सी चीजें तो माइक्रोस्कोप के न होने की वजह से भी गड़बड़ हुई या अच्छे से नहीं है। जब से माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो गया, माइक्रोस्कोप आ गया, चीज़ें और अच्छी होती गई, हमारे स्टडी में भी बहुत हेल्पफुल है, रिसर्च फील्ड में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस यूनिट में हमें यही पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशंस। जो माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है वो क्या है, कितने कितने डिफरेंट तरीके के माइक्रोस्कोप है, मतलब कैसे चीज़ें एडवांस हुई। ठीक है, पहले कैसा माइक्रोस्कोप बना, फिर उसमें लोगों को क्या लगा कि हाँ थोड़ा और चेंजेस कर सकते, तो थोड़ा और एडवांस आया, और एडवांस, ऐसे करते करते आज हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है जिससे हम हर चीज़ों को इजीली देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही है। फिर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, फेज कंट्रास्ट, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स को हम कैसे एडजस्ट करेंगे तो हमारा काम अच्छे से हो सकता है, कौन सी चीज़ को कहाँ सेट करना है, ये सारी चीज़ें पढ़ते टाइम हम देख लेंगे। और फिर उसमें क्या डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स हैं, क्या उनमें डिफरेंस है कि वो अलग अलग टाइप के हुए, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में 5th यूनिट में हम देखेंगे। फिर 6th यूनिट आती है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी क्या है, सेपरेशन करना एक तरीके से, और सेपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस यूनिट में सेंट्रीफ्यूगेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन जो घुमा देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन जो हो रहा है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, कैसे है, क्या उसकी मेथड है, क्या उसकी मशीनरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज जो हो रहा है वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, एक हाई स्पीड आता है और एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ठीक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रोटर्स, जो सेंट्रीफ्यूगेशन की जो प्रोसेस होती है वो रोटर्स, उसका बेस क्या है, रोटर्स, उसी में हम टेस्ट ट्यूब्स को सेट करते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज कराते हैं तो हमें चीज़ें सेपरेट होकर मिलती हैं। तो वो हम रोटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि हाँ रोटर्स कितने तरीके के होते हैं, वर्टिकल रोटर होता है, स्विंग आउट रोटर होता है, फिक्स्ड एंगल रोटर होता है। फिक्स्ड एंगल में क्या होता है, एक एंगल पे उसको फिक्स कर देते हैं रोटर्स को। ठीक, उतने पे ही हम टेस्ट ट्यूब डालेंगे
ऑन करेंगे मशीन को, वो घूमेगा और चीज़ें हमें मिल जाएंगी। फिर प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी जो है उसका क्या प्रिंसिपल है, उसके क्या अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे पेपर क्रोमैटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, जेल फिल्टरेशन, HPLC, एफिनिटी, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में हमें पढ़नी है। फिर आता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज व्हाट, जैसे इसमें लैम्बर्ट्स लॉ वगैरह आते हैं, क्या लाइट की इंटेंसिटी से जो हम करते हैं। ठीक, बायोकेमिकल टेक्निक्स, मेजरमेंट ऑफ पीएच, प्रिपरेशन ऑफ बफर्स एंड सॉल्यूशन। लाइक जो कोई भी मिक्सचर है उसमें बफर्स कितने रहेंगे, क्या उसके सॉल्यूशंस के क्या रेशियोज होंगे, उसका पीएच कितना रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब हम इसके बारे में हमें नॉलेज रहेगा तभी तो आगे हम साइंटिस्ट बनेंगे, तो इन सब चीज़ों को अपनी नॉलेज को यूज़ करके काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटो में बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर मेजरमेंट, एप्लीकेशन एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स। जो रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं वो हमें पता है कि अगर हमारे लिए बेनिफिशियल है तो हार्मफुल भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको यूज़ करते टाइम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, कैसे उसको यूज़ करना है, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इस यूनिट में पढ़ेंगे। देन आपकी लास्ट यूनिट आती है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की। क्या है, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की लास्ट यूनिट आपकी आती है। इसमें हमको क्या करना है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने बताया, डीएनए और आरएनए। तो डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पता है ना, उस पर रन करा देते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग वो रन कर जाता है और फिर उस पर हम देख के अपना ब्लॉटिंग पेपर लगा के निकाल लेते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड का डिटेक्शन करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, RFLP, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह, सीक्वेंसिंग वगैरह जो होता है, जो हम डीएनए टेस्ट के लिए मैटरनल टेस्ट करते हैं, पैटर्नल टेस्ट करते हैं, या किसी क्राइम सीन पे जो भी चीज़ें होती हैं तो उससे हम कहते हैं ना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से तो पता चल ही जाएगा भाई कि कौन क्राइम किया है या क्या हुआ है, कैसे है, जो भी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब इसमें क्या होता है कि हमारा जो सैंपल होता है उसको, सैंपल के नंबर्स को हम बहुत ढेर सारे पॉलीमरेज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं तो हमको कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी रिसर्च करने में या जो भी काम करना है, मान लीजिए कि कहीं कोई क्राइम ही हुआ है, वहाँ से हमें बहुत छोटा सा, मान लीजिए थोड़ा सा नेल का पार्ट मिल गया या एक हेयर ही मिल गया, उसमें से पहले हम इतनी मेहनत करके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यही सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमारे पास सैंपल इतना सही है और हम उसी के साथ वर्क कर रहे हैं और कोई दिक्कत हो जाती है, वो सैंपल वेस्ट, अब हम दोबारा क्या करेंगे, नहीं, तो इसीलिए पहले क्या करते हैं, उसका PCR करा लेते हैं और उसके नंबर्स ऑफ कॉपी बना लेते हैं और उसको रख लेते हैं। फिर उसके बाद हम काम करते हैं कि अगर एक के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरा तो अवेलेबल रहेगा ही, ये सारा काम रहेगा। फिर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, पेज, एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए डिफरेंट वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, सदर्न ब्लॉटिंग होता है, नदर्न ब्लॉटिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें हम आपके सिलेबस में, तो ये पूरा था थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस का ओवरव्यू। आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बुक का सजेशन चाहिए तो यहाँ पे बुक के नाम अवेलेबल है, जो आपको सही लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको सही लगे वो आप प्रेफर कर सकते हैं, बाकी हम तो आपकी हेल्प कर ही रहे हैं। तो ये इस वीडियो में पूरा थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस का एक ओवरव्यू था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ आपको क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।